नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज हम इस वीडियो में रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इसके पहले मैं यूथ पब्लिकेशन से हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल और भक्तिकाल के सभी प्रश्नों पर भी अलग अलग वीडियो बनाई हूँ, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में रीतिकाल के वे सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये सभी प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत प्रवीण नवीन। इस पंक्ति के रचनाकार जो हैं देव हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ माना है। किस कवि से माना है रीतिकाल का आरंभ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी से माने हैं। अगला प्रश्न है कि वह कवि जिसके आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे, तो वे कवि कौन थे? तो वह थे भूषण कवि। भूषण कवि जो थे ये महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के आश्रयदाता थे। प्रश्न है, सनिकज्जल चश झश लगन उपज्यो सुदीन सनेहु, क्यों न नृपति हवे भोगवे, लहि सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञाता का कौन सा ज्ञान प्रकट हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिष ज्ञान का। अगला प्रश्न है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस कथन को पुनः देखते हैं। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रसवंत कवि तन को रस ज्यों, अखरान के ऊपर वह छलके। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां चिंतामणि की है। अगला प्रश्न है कि रीति काव्य धारा के कवि बोधा की कीर्ति है। यहाँ पे बोधा की कीर्ति को बताना है, बोधा की रचना को। तो इनकी रचना है बिरह बारिश। और भी रचनाएं बोधा का मिलता है, लेकिन यहाँ पे बस इसी का उल्लेख है, बिरह बारिश। रीतिकालीन कवि केशव की वह रचना जो प्रबंध काव्य नहीं है, वह कौन सा है? तो रसिक प्रिया है। प्रश्न है, तुलसी गंग दूं भय सुकविन के सरदार। यह कथन जो है भिखारी दास का है। तुलसी गंग दूं भय सुकविन को सरदार, यह पंक्ति जो है भिखारी दास का है और महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये कई परीक्षाओं में देखने को भी मिला है। अगला प्रश्न है कि केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ हैं, तो ये विज्ञान गीता है। अभी केशव दास के दो रचना देखें, एक रसिक प्रिया को देखे हैं और एक विज्ञान गीता को। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहने कुसयापन बाक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार जो हैं घनानंद हैं। अगला प्रश्न है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुवरन सरस सुब्रीत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित। यह पंक्ति जो है किस रीतिकालीन कवि का है? तो यह केशव दास की प्रसिद्ध पंक्ति है। प्रश्न है कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य लिखा है। किसके लिए लिखा है? तो द्विजदेव के बारे में लिखा है। क्या लिखा है एक बार पुनः पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें यानी द्विजदेव को अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। कैसा स्वर है इनका संवेदनात्मक स्वर? तो प्रशस्ति परक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, रीति काल को श्रृंगार काल कहा, किसने कहा है? तो ये जो है विश्वनाथ प्रसाद
मिश्र ने कहा है। और यूपी 2021 में यूपी टीजीटी 2021 में एक प्रश्न पूछा था कि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था। तो वहाँ पे उस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन रीतिकाल नाम किसने रखा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सुझाव किसने दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। और रीतिकाल नाम किसने रखा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है कि देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। ठीक है, तो जी देखिए, सुख सागर तरंग किसका है, तो देव कवि का है। नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, किस ग्रंथ को, तो सुख सागर तरंग को। और ये किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। तो देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, यह कथन किसका है, तो डॉक्टर नगेंद्र का है। मैं प्रश्नों को तोड़ तोड़ करके आप लोग को समझाती हूँ ताकि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे आप लोग उत्तर दे सकें। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है, तो ये है बिहारी सतसई के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र जी का कथन है। एक बार पुनः देखते हैं कि शुक्ल जी क्या कह रहे हैं बिहारी सतसई के विषय में। तो शुक्ल जी का मानना है कि इसका यानी कि बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो आचार्य शुक्ल ने ये कथन किसके लिए कहा है, तो ये आलम के संदर्भ में कहा है। प्रेम का पीर या इश्क का दर्द, अगर ये प्रेम के साथ इश्क का दर्द भी रहे तो वहाँ पे आंख बंद करके आप आलम को लगाइएगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि प्रेम का पीर किसे कहे हैं, तो वो घनानंद को कहे हैं। और ये दोनों ही कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रेम का पीर या इश्क का दर्द रहेगा तो आलम पर लगाइएगा, और सिर्फ प्रेम का पीर किसे कहा है, तो घनानंद को। अगला प्रश्न है कि ने ही महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानि के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति की गई है, तो ये ब्रजनाथ के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। इनका सा, इन्हीं को पकड़ना है, किसके बारे में कह रहे हैं। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा देव। देव के विषय में जो है ये शुक्ल जी का कथन है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। अगला प्रश्न है कि आगे के कवि ऋषि हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार जो है भिखारी दास हैं। अगला प्रश्न है कि वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपण नहीं है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहे कि मात्र अलंकार निरूपण नहीं है, वह ग्रंथ कौन सा है, तो कविकुल कल्पतरु है। कविकुल कल्पतरु जो है सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। और ये किसका ग्रंथ है, तो ये चिंतामणि का ग्रंथ है, चिंतामणि का है। आगे देखते हैं कि वह रचना जो मात्र पिंगल यानी कि छंद निरूपक है, तो कौन है, वृत्त विचार है। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। यह कथन किसका है, तो ये कथन मिश्र बंधु का है। एक बार पुनः देखते हैं कथन को, क्योंकि कथन हमें याद रहना चाहिए। अगर कहीं से भी कथन पूछे, और वे कथन अक्सर याद रखना चाहिए जो किसी परीक्षाएं में पूछ लिया गया हो। तो मिश्र बंधु का कथन पुनः देखते हैं। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। तो यह कथन किसका है, मिश्र बंधु का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगत विनोद। लेकिन इस प्रश्न को एक बार और देखेंगे कि शुक्ल जी क्या कह रहे हैं। शुक्ल जी का कहना है कि मतीराम जी का जो रसराज एक रचना है, तो कह रहे कि रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। तो ये पद्माकर के किस रचना के बारे में कहे हैं कि जो है मतीराम के रसराज के समान है, तो जगत विनोद के बारे में कहे हैं। जगत विनोद रसराज से और जगत विनोद का तुलना किए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर। उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये जो है चिंतामणि के विषय में कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक बार पुनः देखते हैं। देखिए दोस्तों, समय भले ही लगे लेकिन हम प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। तो ये आचार्य रामचंद्र जी का शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह है। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है। फिर प्रश्न अगला है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल लगभग चला, तो 2 शताब्दियों तक चला रीतिकाल। प्रश्न है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह कथन किसका है? तो ये कथन बच्चन सिंह का है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बच्चन सिंह का कथन है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित लालाम कैसा ग्रंथ है? तो ये अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित किन्हों खेल करे जाने हैं, यह काव्य पंक्तियां किसका है? तो ये ठाकुर का है। और आदिकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुरों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि काव्य विवेक के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार चिंतामणि हैं। फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार कौन हैं? तो पद्माकर हैं। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। पद्माकर की रचना है जगत विनोद है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। क्या है रामचंद्रिका? तो फुटकल कविताओं का संग्रह माने हैं। फुटकल कविताओं का संग्रह रामचंद्रिका को किसने माना है? तो आपका उत्तर होगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। प्रश्न है कि रीति मुक्त कविता की प्रवृत्ति है, तो स्वानुभूति और स्वच्छंदता की प्रवृत्ति है। रीति मुक्त कविता की स्वानुभूति और स्वच्छंदता की। अगला प्रश्न है, हय रथपाल की गयंद गृह ग्राम चारु आखर लगाए ले तलाखन के सामा हो, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पद्माकर की है। प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम। रीतिकाल के कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। यहाँ पे 4 कवि हैं और इन चारों लोगों को क्रम से लगाना है। तो पहले आएंगे बिहारी के बाद मतीराम, फिर घनानंद, उनके बाद पद्माकर। तो यही सही होगा, बिहारी, मतीराम, घनानंद और पद्माकर। अगला प्रश्न है, जिन दिन देखे वे कुसुम सो गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो यह दोहा किसका है? तो यह प्रसिद्ध दोहा जो है बिहारी का है। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। आगे है, कविता उनकी श्रृंगार है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी बिहारी के लिए कि कविता उनकी श्रृंगारिक है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि की रचनाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे चिंतामणि की रचनाओं को बताया है। तो इनका काव्य विवेक है चिंतामणि का, कवि कुल कल्पतरु है और काव्य प्रकाश है।
केशवदास की रचना है तो जहांगीर जस चंद्रिका है। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? और इस प्रश्न का मैं जिक्र पीछे भी कर चुकी हूँ कि प्रेम की पीर रहेगा तो वहाँ पे घनानंद लगाइएगा, और प्रेम की पीर के साथ इश्क का दर्द रहेगा तो आलम को लगाइएगा। तो देखिए ये प्रश्न यहाँ टकरा भी गया कि प्रेम की पीर तो ये घनानंद है। अगला प्रश्न है, किंसुक पुंज से फूली रहे सुलगी उर्दौजु वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अबलानि पै जान मनोज यु डारत मारे, हवै अभिलाष निपात निपात कढ़े ही सूल उषा सनि डारे, है पतझार बसंत दुहु घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना का व्यक्त हुआ है। तो इसमें उक्ति वैचित्र है, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य का रूप है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें दिए हैं, पहले भूषण आ जाएंगे, फिर इनके बाद जसवंत सिंह, फिर उनके बाद देव हैं और फिर सुरति मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया रचना किसका है? तो यह केशवदास का है। घनानंद की रचनाएं हैं तो इनकी रचनाएं देखते हैं। एक विरह लीला मिलता है, सुजान सागर है और रसकेली वल्ली है। सुजान हित कृपाकंद वियोग वेली किस कवि की रचना है? तो ये घनानंद की हैं। अभी देखिए प्रश्न में पूछा है कि घनानंद की रचनाएं हैं तो विरह लीला हो गया, सुजान सागर, रस केली वल्ली हो गया, और सुजान हित भी है, कृपाकंद है और वियोग वेली है। तो यहाँ घनानंद का यहाँ पे 5-6 रचना को हम लोग आराम से देख लिए। आगे है कि राजा जय सिंह के बिहारी कवि थे, दरबारी कवि थे तो वो बिहारी हैं। रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि कौन हैं? तो ये ग्वाल कवि हैं। आलम, घनानंद, बोध, ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आलम, घनानंद, बोध, ठाकुर, इनके साथ एक और लिख लीजिए, द्विजदेव। द्विजदेव भी हैं रीति मुक्त कवि। ऐसो जो मैं जानतो की जय है तू विषय के संग, ऐरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोरते। यह किसका कथन है? तो यह कथन देव का है। एक बार पुनः देखिए, ऐसे जो मैं जानतो की जय है तू विषय के संग, ऐरे मन मोरे हाथ पैर पाए तेरे तोर दो। तो यह पंक्ति देव का है। अगला प्रश्न है, शतरंज शतिका। शतरंज शतिका के लेखक कौन हैं? तो इनका है भिखारी दास। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम घनानंद है। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो आचार्य केशवदास हैं। रीतिकाल का वह कवि जो अपनी मात्र एक कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो वह कवि कौन थे? बिहारी थे। बिहारी कवि हैं, ये रीति सिद्ध कवि हैं। भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, यह कथन जो है केशवदास का है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुसयापन बाक नहीं, यह पंक्ति जो है घनानंद का है। सुजान विनोद सागर के रचनाकार देव हैं। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ प्रबंध काव्य कौन सा है? तो कृष्णचरित है। दृग उझरत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीति, यह कथन बिहारी का है। बिहारी की रचना का नाम है बिहारी, सतसई नाम है। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, इसमें जो है शिवा का क्या अर्थ है? तो शिवा का अर्थ है शिवाजी। भूषण कह रहे हैं कि मैं शिवा को बखानूं या छत्रसाल को बखानूं, क्योंकि इनको ऐसा माना जाता है कि जो वो है भूषण हैं, उनको जो है शिवाजी जो है उनकी पालकी को कंधा लगाए थे। तो वही कह रहे हैं कि शिवा को बखानूं की बखानूं छत्रसाल को। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है? तो नायिका भेद और श्रृंगार रस की विवेचन है। मतीराम की भाषा कैसी है? तो मतीराम की भाषा है तो साहित्यिक ब्रज भाषा है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो घनानंद हैं। कवित्त रत्नाकर रचित है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। वह कवि जो रीतिबद्ध परंपरा में है तो मतीराम हैं। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? तो सेनापति के लिए है। लक्षण ग्रंथ कवि कुलकल्पतरु के रचयिता कौन है? तो आचार्य चिंतामणि हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है? तो ये है रसिक प्रिया, केशवदास का है। रसिक प्रिया जो है रस विषयक ग्रंथ है।
माधव नल काम कंदला रचना किसका है? तो आलम का है। भूल कहल नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति जो है किसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? तो ये देव के नहीं सॉरी ये देव की पंक्ति है। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, ये देव की पंक्ति है। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है पद्माभरण है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो ललित ललाम है। अगला प्रश्न है कि आदि काल को जय काल तथा रीति काल को कला काल कहा है, किसने कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरौ सो कवित कहावै, यह कथन ठाकुर का है। भरी रही भनक बनक ताल तालन की तनक तनक तामे खनक चूरीन की, यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? तो यह देव का है। एक कवि जो लक्षण ग्रंथकार नहीं है वो कौन है? घनानंद हैं, क्योंकि ये रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, न कि लक्षण ग्रंथ के। रीतिबद्ध के जितने भी रीतिबद्ध के कवि थे वो लक्षण ग्रंथ का रचना कर रहे थे, इसीलिए उन सभी कवियों को लक्षण ग्रंथकार कहा जाता था। आगे प्रश्न है कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। तो ये हैं घनानंद, और भी हैं, घनानंद है, आलम है, ठाकुर है, बोधा है और द्विजदेव हैं। जगत विनोद की रचना किसने की है? पद्माकर ने। पापिन अपार घन आनंद उकति ओछी, जतन जुगति जोन्ह कौन पे नपित नपति है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? तो नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। कवि यही कहना चाहता है कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। अगला प्रश्न है कि जन्मकाल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम। तो पहले केशव आएंगे, इनके बाद सेनापति, फिर चिंतामणि और उनके बाद जो है भूषण आएंगे। वह कीर्ति जो प्रबंध काव्य नहीं है, तो ये सुजान हित प्रबंध है। देखिए सुजान हित प्रबंध लिखा है तो ऐसा जान पड़ता है कि ये प्रबंध काव्य ही है, लेकिन ये प्रबंध काव्य नहीं है। गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि हैं। शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो ये नेवाज कवि हैं। काल क्रम की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो पहले अंग दर्पण आएगा, फिर विरह बारिश, उसके बाद जो है व्यंगार्थ कौमुदी आएगा, फिर मधुर प्रिया। अगला प्रश्न है कि वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? तो ये नीति है। वह कवि जिसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, तो कौन नहीं लिखा है? बिहारी नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। आचार्य कवि नहीं है, ब्रजवासी दास। रीति मुक्त कवि नहीं है, तो जसवंत सिंह है। तो कैसे कवि थे? तो ये रीतिबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार, ये पंक्तियां किसका है? तो रसलीन का है। चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो चिंतामणि की है। देव कवि की रचना भाव विलास है। रीति मुक्त कवि नहीं है, तो पद्माकर नहीं है। रीति मुक्त गलत, यहाँ हाँ रीतिबद्ध है, ये पद्माकर जो है रीतिबद्ध है। अगला प्रश्न है बेनी प्रवीण की रचना है नवरस तरंग। नवरस तरंग किसकी रचना है? तो बेनी प्रवीण का है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? लाल कवि हैं। लाल कवि की प्रबंध काव्य रचना कौन सा है? तो छत्र प्रकाश है। अगला प्रश्न है कविकुल कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि हैं। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं हैं, तो ये सेनापति नहीं है, क्योंकि सेनापति रीतिबद्ध के कवि हैं। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना कौन सा है? तो अनुराग बाग है। अनुराग बाग किसकी रचना है? तो दीनदयाल गिरी की है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के वह कवि जिसने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। खूबसूरती के साथ किसने मिलाया है? तो पद्माकर ने। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में विवेचन किया है, तो सर्वांग विवेचन किया है। तो जो इनका काव्य निर्णय है भिखारी दास का, ये सर्वांग निरूपक काव्य है, जिस प्रकार से चिंतामणि का कविकुल कल्पतरु था। सुजान चरित के रचयिता कौन है? सूदन है। रीतिकाल को कला काल कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे? तो दूसरे छत्रसाल थे। वह कवि जिसकी प्रेमिका का नाम सुजान था, घनानंद थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। इसके आगे के प्रश्नों को हम
अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई कक्षाएं अच्छी लगती है और समझ में आती है तो कृपया एक लाइक कीजिएगा। ठीक है तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में बने रहने के लिए। चलिए सभी को नमस्ते और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। और हाँ, आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा किए गए प्रयास यदि आपको अच्छी लगती है, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई कक्षाएं पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार कक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।